तो जो आज की टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करना है कि हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी होगी, उसके सॉल्यूशन मुझे बताने हैं कि उसका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे मान के चलो मैंने आपको इक्वेशन दी x + 5 = 6। अब आपको पता है एक ही वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व कर लूंगा, x = 6 - 5 क्या जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। तो ये क्या थी, लीनियर इक्वेशन थी। कैसे पता था लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। अगर 2 होती तो पॉलिनोमियल हो जाती। अब इसका ग्राफ कैसे बनना होगा, x = 1 का ग्राफ कैसे बनना होगा, यहाँ पे बनना होगा ऐसे, ये और ये पॉइंट क्या होगा 1, 0। अगर यही मैं x² + 4 = 0 ले लेता तो कुछ पैराबोला टाइप में बनता। आपको पता है y² = 4x पैराबोलिक इक्वेशन होती है, और y = mx + c जो होती है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, आपको पता है। तो मैं अब बता के रहा था, मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और लीनियर इक्वेशन थी। लीनियर इक्वेशन कैसे पता चला, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, और एक वेरिएबल की है। तो मैं बोलूँगा अगर एक वेरिएबल इक्वेशन ले रहा हूँ, उसको मुझे सॉल्व करना है, उसकी मुझे वैल्यू पता करनी है, तो मैं बोलूँगा एक इक्वेशन में काम हो गया ना, अगर एक वेरिएबल है। देखो एक वेरिएबल था तो एक इक्वेशन दी मैंने, x + 5 = 6, आंसर आ गया x = 1। अब क्या करता हूँ, अब मान के चलो मैंने आपको दिया दो वेरिएबल, x + 5 = सपोज मैं दिया आपको 4। अब मैं कह रहा हूँ x और y की वैल्यू बताओ। अब नहीं बता पाओगे आप, कैसे, आप बोलोगे सर y = तो क्या है 4 - x, तो x के ऊपर डिपेंड हो गया। मतलब x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो y की वैल्यू मुझे 4 मिलेगी, और x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी। तो इनफाइनाइट आंसर आ गया। तो अगर मुझे इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए था तो मैं क्या बोलता कि सर ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, और क्योंकि ये दो वेरिएबल है तो मुझे दो इक्वेशन दो। मतलब अगर आपने पहली इक्वेशन दी है x + y = 4, तो सर कुछ दूसरी इक्वेशन बना के दो, मतलब ऐसे दे दो x + 3y = 1, इस टाइप से दे दो। अब आ जाएगा आंसर। कैसे आ जाएगा, देख लो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 करूंगा तो क्या आएगा 2y, यहाँ पे क्या आएगा 1 - 4 मतलब -3। अब y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -3/2। अब आगे y की वैल्यू, अब y की वैल्यू -3/2 आई, x की जगह रखोगे x की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या था, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। अगर आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर हम z के साथ दे देते तो क्या करता, मतलब ऐसे x + y + 2z = 8। क्या सॉल्व हो जाएगा, x y z की वैल्यू हो जाएगी, नहीं आएगी। आपने सर एक इक्वेशन और दो, आपने दी x + y + z = 0, ये दे दी। अभी भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि तीन वेरिएबल है, आपको पता है 3 इक्वेशन कम से कम देनी चाहिए। तो एक बार आप दे दो y + z = 6, अब आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 वेरिएबल थे, 3 इक्वेशन थी। तो देखो एक वेरिएबल में इक्वेशन को सॉल्व करना इजी था, 2 में भी थोड़ा इजी था, 3 में थोड़ा और टफ हो गया। अब मैं अगर 10 वेरिएबल दे दूं, है ना, अगर मैं 10 वेरिएबल दे दूं तो मुझे कितनी इक्वेशन लगेंगे, 10 इक्वेशन। अब हालत खराब हो जाएगी सॉल्व करने में, कैसे सॉल्व करूं। 10 वेरिएबल आ गए, मतलब 10 इक्वेशन होनी चाहिए, और 10 इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा। आप इसी को सॉल्व करोगे, पहले कैसे करोगे, x + y + z = 0 है, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 करोगे तो z की वैल्यू हो जाएगी 2z - z मतलब z की वैल्यू क्या जाएगी 8, z की वैल्यू 8 आएगी, तो यहाँ पर रख दो y + z इक्वेशन y की वैल्यू हो जाएगी, तो y और z दोनों की वैल्यू आ गई, और दोनों इक्वेशन में कहीं उठा के रखोगे x, तो x की वैल्यू हो जाएगी। अभी तो आसान है, 4 5 6 7, मैंने बोला 10 अगर वेरिएबल में दे दूं तो 10 इक्वेशन होगी, तो 10 इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ काम हो जाएगा। तो अब बना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि जैसे मैं कोई इक्वेशन देता हूं, उसको प्रूव भी करके दिखाता हूं कि कैसे इसका आंसर आता है। जैसे मैंने लिया x + y = 4, ठीक है, और मैंने लिया 2x + y = 1। अब मुझे पता है कि ये इक्वेशन क्या है 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2। अब मैं कह रहा हूं x और y को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, हमको पता है इक्वेशन 2 -1 कर दो, कि कैसे आप करोगे, 2x - x, x y तो 0 जाएंगे, और क्या जाएगा 1 - 4 मतलब -3, तो x की वैल्यू क्या है -3। अब y की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, फिर y की वैल्यू 4 - x, x की ये 4 - x की वैल्यू क्या -3, तो 4 3 क्या जाएगा 7।
एक्स की वैल्यू -3 आ गई और उसकी वैल्यू क्या आ गई 7, तो -3 आ गई, उसकी 7 आ गई। ये सॉल्यूशन आपको मिला किससे? नॉर्मल जैसे हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को वैसे कर लिया। अब मैं इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मदद से सॉल्व करूँ, कैसे सॉल्व करूंगा आपको पता है, एक्लन फॉर्म वाली मेथड। कैसे? एक्स का कोएफिशिएंट उठाओ 1 और 2, वाई का उठाओ 1 और 1, फिर राइट साइड में क्या है 4 1, तो कॉलम लगा के तो लगा दूंगा 4 और 1। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने बना दी। अब क्या करोगे, एक्लन फॉर्म में चेंज करोगे। तो कैसे करोगे एक्लन फॉर्म में चेंज? तो एक्लन फॉर्म में तो चेंज हमें करना आता है, कैसे? ऑपरेशन लगाना पड़ता है। कौन सा लगाऊंगा? R2 टेंस टू R2 माइनस 2 ऑफ R1, ये लगाऊंगा। लगाता हूं मैं ऑपरेशन, तो 1 1 4, ये तो क्या रहा सेम रहा, क्योंकि R1 में कुछ नहीं की। R2 में क्या करोगे, R2 माइनस 2 ऑफ R1 मतलब कि 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके तो -1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1 माइनस 8, मतलब माइनस का 7 आ जाएगा, ये जाएगा। अब देखो एक्लन फॉर्म में चेंज हो गया। मुझे एक्लन फॉर्म में चेंज कैसे करते थे, पहले एलिमेंट उठाते थे, उसकी हेल्प से सारे नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना देते, 0 बना दिए। फिर क्या करते थे, इसके डायगोनल जाते थे, इसकी हेल्प से जितने नीचे बचे होंगे उसको 0 बनाएंगे, पर इसके नीचे तो है ही नहीं, मतलब एक्लन फॉर्म में तो बन चुका है। अब सीधा आंसर किसका कोएफिशिएंट है, वाई का, माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 7, क्या आ गया -7, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 7। देखो वाई की वैल्यू यहाँ भी 7 आई थी, निकाला था वाई की वैल्यू 7 आई थी। अब ये यहाँ से कौन सी इक्वेशन बन रही है ऊपर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, तो वाई की वैल्यू क्या है 7, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया -3। देख लो एक्स की वैल्यू -3,7 आई थी, यहाँ भी आ गई। तो मतलब इस मेथड से चाहे 10 वेरिएबल मुझको दे दो, उसकी इक्वेशन दे दो, 10 इक्वेशन होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स फॉर्म में मैं उसको रो कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट करते 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 सीधा फाइनल आंसर निकालूंगा सबसे आसानी से। तो ये इसका फायदा है। तो अब आगे बात करते हैं कि करना क्या है इस चीज में, तो आज ही पढ़ाते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या करना है। अभी तो मैंने आपको समझाया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो टॉपिक का जो नाम है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। क्वाड्रेटिक आ जाएगी तो मुझे उससे मतलब नहीं, तो मैं तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये बताओ, जैसे क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन पता है इस टाइप फॉर्म में होती है, स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c, ये होता है। तो ये बताओ कि इसके सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। देखो जैसे मैंने पिछली बार जो एग्जाम्पल लिया x प्लस वाई, जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो उसका एक पॉइंट आया, मतलब क्या एक कट पॉइंट आया ना, मतलब दो स्ट्रेट लाइन दी थी मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 ऐसा कुछ दी थी। तो दो स्ट्रेट लाइन आपस में कहीं कट कर रही होंगी, यही तो पॉइंट निकला था -3,7 पिछले वाले क्वेश्चन में। तो मतलब क्या है, या तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, हो सकता है कि दोनों लाइनें क्या हों आपस में पैरेलल हो जाएं, तो जाहिर सी बात है कहीं आपस में कट करेंगे नहीं, जब कट नहीं करेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। एक केस ये भी हो सकता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ये हो और दूसरी स्ट्रेट लाइन भी ये हो, मतलब इसी के ऊपर, मतलब क्या है ओवरलैप कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो तो मतलब क्या है इनफाइनाइट पॉइंट्स में क्या करेंगे, वो टच करेंगे, इसका मतलब क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। तो तीन केस तो मुझको समझ में आ गया, क्या तीन केस तो मुझको ये समझ में आ गया कि अगर स्ट्रेट लाइन में दो स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, तो या तो उनके आंसर कैसे हो सकते हैं, या तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे पर वो यूनिक हो, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। ये मेरे पास तीन केस हैं लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को
सॉल्व करने की मतलब उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास तीन चीजें तो समझ में आ रही है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो या तो उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब मैं बात करूं जहां सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, देखो यहाँ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, कब? जब दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलूंगा? इन। और जहां पे सॉल्यूशन निकल रहा है, यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन तो है ना, तो उनको क्या बोलूंगा? कंसिस्टेंट। तो अगर मैं बोलूं कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट हो सकता है या तो यूनिक हो सकता है। पहली बात। मैं बोलूं कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका पता चल गया आपको कंसिस्टेंसी के बारे में। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको डिस्कस करता हूं। हमें करना क्या होगा? हमें करना होगा, तो हमारे पास इक्वेशन दी होंगी, दो टाइप की हमें इक्वेशन पढ़नी है। एक तो पढ़नी होमोजीनियस, और एक पढ़नी है नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस क्या है, नॉन होमोजीनियस क्या है? तो होमोजीनियस तो सिंपल ये है, जैसे कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, कोई इक्वेशन है। अब जाहिर सी बात है, तीन वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए? तीन, तो तीन बना देते हैं। कोई सपोज a2x होगा प्लस b2y होगा प्लस c2z होगा इक्वल टू क्या होगा? d2। फिर एक इक्वेशन ये होगी a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इस टाइप से लीनियर इक्वेशन होती है, आपको पता है, मैंने बोल दिया। अब बात होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की करनी है, तो होमोजीनियस से कहता है कि राइट हैंड साइड में जीरो हो सारे, मतलब d1 की वैल्यू भी क्या हो? जीरो। इक्वल टू में क्या हो? जीरो, यहाँ भी हो। इक्वल टू में क्या हो? यहाँ भी क्या हो? जीरो। पर नॉन होमोजीनियस कहता है जो d1 d2 d3 है ना, d1 d2 d3, ये नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो होने का मतलब क्या है? जीरो ना हो, और जीरो ना हो मतलब ये नहीं कि इस टाइप से, मतलब d1 की वैल्यू 1 ले ली, इसकी 1 ले ली, इसकी 0 ले ली, मतलब एक इक्वेशन उसके इक्वल टू में 1 है, इसके इक्वल टू में 1 है, इसके इक्वल टू में 0। इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस है ये? नहीं, होमोजीनियस में सारे जीरो होने चाहिए। नॉन होमोजीनियस में कोई एक जीरो हो जाए चल जाएगा, दो जीरो हो जाए चल जाएगा, बस तीनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर तीनों एक साथ जीरो हो जाएंगे तो वो होमोजीनियस बन जाएगी। अगर तीनों एक साथ जीरो नहीं, जैसे मैंने ये लिख दिया, हो सकता था मैं ये लिखता 0 0 1 इक्वल टू, या फिर लिख देता था 0 0 0 2, या फिर 2 0 0 कैसा भी, या फिर 2 3 4 कैसा भी, मतलब एक साथ जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर एक साथ जीरो हो जाएंगे तो वो तो बन जाएगी होमोजीनियस, अगर एक साथ जीरो नहीं है तो वो बन जाएगी नॉन होमोजीनियस। तो अभी तो मैंने बताया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो टाइप की हमको पढ़नी, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस की क्या पहचान है? इक्वल टू में जीरो चाहिए, जितने इक्वेशन है सब में जीरो बराबर है। और नॉन होमोजीनियस में इक्वल टू में जीरो चाहिए, लेकिन सारे एक साथ जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तो हमें ये पता चल गया कि होमोजीनियस क्या है, नॉन होमोजीनियस क्या है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। देखो, अब जो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बनाई थी ना, ये वाली, मतलब जो इक्वेशन बनाई थी, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा? तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका आप सबको पता है, पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। कोएफिशिएंट लिखो, एक्स के सब कोएफिशिएंट लिखो, a1 एक सेकंड। तो आपको ये तो समझ आ गया ना कि होमोजीनियस क्या है, नॉन होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस में जो राइट हैंड साइड में होंगे d1 d2 जो कांस्टेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे, प्लस नॉन होमोजीनियस में जो d1 d2 d3 होंगे वो सारे एक साथ मतलब जीरो नहीं होंगे, वो नॉन जीरो होंगे। जीरो भी हो सकते हैं पर एक साथ जीरो जीरो नहीं करने हैं, ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा आपको पता है, a1
फिर x का कोएफिशिएंट a2, फिर x का कोएफिशिएंट x3 a3, फिर अब y के b1 b2 और b3, फिर z के c1 c2 c3। अरे यार क्या है, क्या जाएगा C1 C2 C3, फिर कॉलम 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 कॉलम, क्यों, क्योंकि इक्वल टू वाले लिखना है, कॉलम के बाद इक्वल टू वाले क्या लिखोगे D1 D2 D3। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन से क्या बना दिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दिया ना, क्या बना दिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। शॉर्ट में, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे अगली, क्या बात बोला था मैं, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ये क्या कहता है कि आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो पहले। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मुझे पता है इस टाइप से आगे थी क्या, A1 A2 और A3, उसके बाद B1 B2 B3, उसके बाद C1 C2 C3, उसके बाद कॉलम कॉलम, उसके बाद D1 D2 और B3। अब मुझे क्या करना था, मैंने बोला ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, आपको पता ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे होती है, ए सच दैट, और राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को बी मान लेता हूँ, तो ए सच दैट बी, इस टाइप से बन जाती है मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये तो ए है ना, और जो टोटल मैट्रिक्स है वो ए सच दैट बी मैंने बोली है, मतलब इस टाइप से। तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले कन्वर्ट करना है इसको रो echelon फॉर्म में, किसमें, echelon फॉर्म में। जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है उसको पहले echelon फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, echelon फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरी स्टेप मेरी ये होगी कि ये ए वाला पार्ट है मैट्रिक्स का, ये ए बी वाला पार्ट है, दोनों की रैंक चेक करनी है कि रैंक ऑफ ए क्या है और रैंक ऑफ ए बी क्या है, ठीक है। स्टेप समझना, पहले मैंने क्या किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, उसके बाद echelon फॉर्म में कन्वर्ट करके दोनों की मैंने रैंक चेंज करी, ए वाले पार्ट की और ए बी वाले पार्ट की। अगर दोनों बराबर नहीं आई रैंक तो बोलूंगा कि नो सॉल्यूशन, चाहे जितना भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते जाओ एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि लाइनें पैरेलल होंगी। तो आपको पता है जब लाइन पैरेलल हो आपस में तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा केस ये बन सकता है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी बराबर हो, ये भी हो सकता है केस। तो ये क्या कहता है कि अगर रैंक बराबर है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब अब समस्या ये है, बस वरना रैंक ऑफ ए बराबर नहीं तो मैंने बोल दिया नो सॉल्यूशन। तो क्या इसी को तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोल सकता हूँ ना, क्योंकि पता है इनकंसिस्टेंट मतलब कि नो सॉल्यूशन। कब, जब रैंक बराबर नहीं है। अगर रैंक बराबर है तो मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो मुझे क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के echelon फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी चेक करनी है, दोनों अगर बराबर नहीं आते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन बोल देंगे। अब रैंक ऑफ ए अगर रैंक ऑफ बी बराबर हो गए तो कंसिस्टेंट तो है। तो मैंने बताया कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, सॉरी करेगा, मतलब कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पर मैंने ये बात नहीं करी है कि सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैंने दो चीजें देख ली थी कि सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो ये बात मुझे पता चलेगी कि अगर रैंक ऑफ ए बी आपस में बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट बोल के भाग जाऊंगा, बोल दूंगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नो सॉल्यूशन। अगर दोनों बराबर हो तो कंसिस्टेंट तो होगा, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब बात करनी है यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कब यूनिक होगा कब इनफाइनाइट होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर फिर से केस सुन लो, पहले यहाँ लिखे दे रहा हूँ, केस 1, केस 1, केस 1 क्या है, केस 1 ये है नो सॉल्यूशन वाला, मतलब रैंक ऑफ ए बी को बराबर नहीं करना, मतलब बराबर नहीं होनी चाहिए, तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट। और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी अगर बराबर आ जाते हैं तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हमको बात ये करनी है कि वो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पूरी केस लिखे दे रहा हूँ कि आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैट्रिक्स बनानी है, क्वेश्चन दी होगी, पहले पहचान करना है कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है।
नॉन होमोजेनियस की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दी, उसको एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रैंक ऑफ ए बी को कंपैरिजन करना है। उसके बाद केस 1 मैंने क्या बताया कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी अगर बराबर आ गए, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर वो नंबर वो वेरिएबल के बराबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 वेरिएबल थे एक्स वाई जेड और 3 इक्वेशन थी, तो अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब n इक्वल टू 3 इसी के बराबर आ गए, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर रैंक, तो बोलूंगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक। और केस 3 ये है कि रैंक तो बराबर आई है, मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बराबर तो आई है, पर वो किसके बराबर आई है, लेस देन एन के, मतलब 3 से कम होगी रैंक, 2 या 1 जो भी आई होगी, तो क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस ठीक है, तो आज के लिए थोड़ी इतना याद कर लो। अगले क्वेश्चन में इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लीनियर अलजेब्रा का बहुत अच्छी टॉपिक है, और पूरी टॉपिक आप देख रहे हो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने पढ़ाया, उसके बाद रैंक कैलकुलेट करना, उसके बाद जैकोबियन गॉसियन एलिमिनेशन, सब में कहीं ना कहीं यूज हो रहा है कन्फर्म का, रैंक का, तो यहाँ भी उसी का यूज होना है। तो अब इतना बचाओ पहले दिमाग में। नॉन होमोजीनियस में सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दोनों की रैंक चेक करनी है, दोनों की रैंक अगर बराबर नहीं आएगी तो नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ऑफ जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो इनकंसिस्टेंट क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी दोनों बराबर आ जाती है तो सॉल्यूशन तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये कैसे पता है कि यूनिक कब होगा, जब रैंक दोनों बराबर होंगी नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर बराबर होंगी लेस देन एन के, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।